Hello students, today we discuss Indian Economy Chapter 6 Rural Development. Rural Development means हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास। भारत की आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। उसके साथ साथ बहुत सारी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो अगर देश को तरक्की करनी है, देश का डेवलपमेंट होना है तो रूरल डेवलपमेंट भी होना है। हालांकि 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बाद से रूरल एरिया को काफ़ी निगलेक्ट किया गया है, इंडस्ट्री और सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है। क्या चैलेंजेस हैं या इशू है रूरल डेवलपमेंट में? हमारे चैलेंजेस और की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स। रूरल एरिया की लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाई जाए, खासकर फीमेल लिटरेसी, हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन। देन लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या है, आज भी बड़े बड़े ज़मींदारों के पास काफ़ी बड़ा लैंड है, जबकि जो टिलर्स हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। तो टिलर्स के कैसे राइट बढ़ाए जाएं। देन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बहुत ख़राब है। इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग फैसिलिटी, फाइनेंस फैसिलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इनमें रूरल एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट होना है। एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। रूरल एरिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो गरीबी भी रूरल एरिया में हमें कम करनी है। लोगों की कंडीशन बढ़ा के, एजुकेशन बढ़ा के, धीरे धीरे करके गरीबी मिटानी है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। रूरल एरिया में हमको फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग रिसोर्सेज को भी डेवलप करना है, जैसे छोटी शॉप्स, छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि आप सबको तो एग्रीकल्चर पे नहीं लगा सकते। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर में मशीन आती जाती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर से निकलते हैं मशीन आने के कारण, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं जॉब चाहिए। इनफैक्ट एग्रीकल्चर में जैसे जैसे ह्यूमन रिसोर्स कम होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि ह्यूमंस के कंपैरिजन में मशीन कहीं तेज़ी से प्रोडक्शन कर लेती हैं। खेत को अगर सोना है या सोइंग करनी है या जोतना है, पानी डालना है, तो इस पर ट्रैक्टर्स, मशीन, हैरोज़ और आपकी कंबाइंस, वाटर इरिगेशन सिस्टम, ये सब ह्यूमन रिसोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। देन क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज़। रूरल क्रेडिट। गाँव में आज भी जो मनी लेंडर है, काफ़ी ऊंचे रेट पे ब्याज पे पैसा देते हैं, जिससे किसान कभी पनप नहीं पाता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रूरल क्रेडिट हमें इम्प्रूव किया जाए। क्रेडिट अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के हिसाब से, एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू पर्पस, किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अकॉर्डिंग टू टाइम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट बेसिकली फसल वगैरह लगाने के लिए, फर्टिलाइज़र वगैरह लाने के लिए। मीडियम टर्म क्रेडिट मशीनरी वगैरह के लिए। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जैसे ट्रैक्टर है या घर वगैरह बनना है काफ़ी लंबे टाइम का। देन अकॉर्डिंग टू पर्पस, प्रोडक्टिव पर्पस, जैसे मशीन, एग्रीकल्चर में मशीन लानी है, बीज लाना है, लैंड इम्प्रूव करना है, वो। अनप्रोडक्टिव पर्पस, जैसे कोई पुराना कर्ज चुकाना है, किसी को पर्सनल ऑब्लिगेशन के लिए चाहिए, धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी वगैरह के लिए चाहिए। अब रूरल क्रेडिट के सोर्सेज क्या क्या हैं? सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में मनी लेंडर्स थे, देन ट्रेडर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, रिलेटिव्स थे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ये रिसेंटली जाके थोड़े पॉपुलर हुए, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। इसमें कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं। देन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, आरआरबी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, कुछ गिने चुने लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, बैंक उनको फंड करता है, फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंबर्स में पैसा घूमता जाता है। जो भी पैसा यूज़ करता है वो उसका इंटरेस्ट देता जाता है, और आफ्टर ए सर्टेन टाइम उनको बैंक को फंड रिपोर्ट करना होता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है रूरल क्रेडिट का। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, एगमार्क। ये जो राधा बहुगुणा में बीच बीच में दिए हुए हैं ना, लेट अस रिकैप्चुलेट, इसको बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ें सभी चैप्टर्स में, इससे काफ़ी कुछ आपका रिवीजन होता है, ये सारी चीज़ें। नाउ कमिंग टू रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग मीन्स जो भी किसान कमाता है उसको ठीक तरीके से ग्राहक तक ले जाए, क्योंकि अभी क्या होता है कि बिचौलिए बहुत खा लेते हैं, किसान को कुछ नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स इनिशिएट किए हैं इंडिपेंडेंस के बाद? रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स को रेगुलेट करना शुरू किया है, जिससे किसान का शोषण ना हो। देन प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, गोडाउन्स,
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, ये सारा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। देन मार्केट चैनल्स को स्ट्रेंथ करना, कोऑपरेटिव मार्केटिंग गुजरात में काफ़ी सक्सेसफुल हुई है, जैसे कि अमूल, जहाँ कुछ लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, फिर वो किसानों का प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, उससे डायरेक्टली ख़रीदते हैं तो मिडिल मैन नहीं आते, किसान को अच्छा दाम मिल जाता है। देन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अच्छी बार्गेनिंग पावर होती है, फिनिश प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक ले जाती है, तो वहाँ कस्टमर को भी चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अच्छे प्रॉफिट भी आ जाते हैं। अमूल, मदर डेयरी, ये सब कुछ इसका एग्जांपल है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में व्हीट, राइस और भी क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है, जिस पे किसान अपना प्रोड्यूस गवर्नमेंट को बेच दें, तो जिससे ट्रेडर्स उनको हैरेस ना कर सकें। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, तो वो किसान को अच्छा फसल का भाव नहीं मिलने देते, अपने मुनाफे के चक्कर में रहते हैं। डिस्ट्रेस सेल, काफ़ी सारे किसान गरीब हैं और कर्जे में डूबे हैं, तो उन्हें मजबूरी में अपनी फसल जो भाव मिले उसमें बेचनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी ना होने की वजह से किसान ईज़िली कैरी नहीं कर सकता, गांव में जो भाव मिलता है उस पर उसे बेचनी पड़ती है। या ट्रांसपोर्ट अगर वो लेता है, किसी का ट्रैक्टर हायर किया उसने और फसल लेके मंडी में आया, अच्छे रेट नहीं है, तो वापस ले जाएगा, ट्रैक्टर का बार बार भाड़ा देना पड़ेगा, तो इस वजह से मजबूर हो जाता है बेचने में। देन मार्केट का प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, तो उस वजह से सारा का सारा बेनिफिट फार्मर्स को नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर गांव में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउंस वगैरह नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से भी किसानों को प्रॉब्लम होती है। एंड लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडिएट्स, कई बार बिचौलिए बहुत ज़्यादा होते हैं। किसान से एक ने ख़रीदा, फिर उसने व्यापारी को दिया, व्यापारी के बीच में फिर एक है, फिर उसने मिलर को दिया, तो जब बिचौलिए या इंटरमीडिएट्स बहुत होंगे तो किसान को और कंज्यूमर को दोनों ही को नुकसान रहेगा। अब कैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग इम्प्रूव किया जाए? एक तो जहाँ पे प्राइवेट ट्रेडर्स बहुत हैं वहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, पीरियडिक मार्केट्स का इंस्पेक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इंटरमीडियरीज़ को, बिचौलियों को एबॉलिश किया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन हो, प्रॉपर मार्केट इन्फॉर्मेशन किसान तक पहुँचे, नई कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खासकर कमर्शियल बैंक से किसानों को लोन दिलवाए जाएं। देन इसके अलावा और भी मार्केटिंग चैनल हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में है, जहाँ पे लोकल मंडी खोली गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे जहाँ पे किसान अपने प्रोडक्ट ईजिली बेच सकता है, सही रेट मिल जाता है उसको। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर में आपको फैलाव करना है, एग्रीकल्चर से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, या एग्रीकल्चर में कई एक्टिविटीज़ हैं वो सारी करनी है, जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। डाइवर्सिफिकेशन में क्या है कि एक तो क्रॉपिंग पैटर्न, सिंगल क्रॉप की जगह मल्टीपल क्रॉप उगाइए, हर सीज़न में अलग अलग क्रॉप उगाइए, एक टाइम में अलग अलग क्रॉप उगाइए। जैसे आपका 10 बीघा का खेत है तो 2.5 बीघा पे अलग अलग क्रॉप उगाइए। अगर एक क्रॉप के रेट अच्छे नहीं चल रहे हैं तो दूसरे के अच्छे मिल जाएंगे। साथ ही साथ सॉइल के ऊपर भी उतना लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर क्रॉप की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है सॉइल से। तो जब आप मल्टीपल क्रॉप उगाएंगे तो सॉइल के ऊपर उतना लोड नहीं आएगा। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करिए। देन इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट देखिए, वो गांव में बढ़ाइए। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ये डायरेक्ट खेतीबाड़ी नहीं है, लेकिन इसमें आप मुर्गी पालन, बकरी पालन, कैटल फीड, देन बफेलो, काउज़ वगैरह, मिल्क के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। देन फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री के बाद नेक्स्ट इज़ फिशरीज़, मछली पालन। गांव में जो एग्रीकल्चर का वेस्ट निकलता है उससे मछली का मुर्गी दाना बन सकता है। कई गांव में आर्टिफिशियल तालाब बना के मछली पालन होता है, खासकर साउथ इंडिया में, गोवा, तमिलनाडु वगैरह में, बंगाल में। सी और रिवर के अलावा भी गांव में भी मछली पालन बहुत अच्छा बिजनेस है। देन यू हैव हॉर्टिकल्चर में क्या है, आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल, तरह तरह के फ्लावर, मेडिकल क्रॉप्स, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें, इनकी दुनिया भर में बहुत अच्छी मांग है। कोकोनट, बनाना, कैशू नट्स, ये सारी चीज़ें आपका हॉर्टिकल्चर में आ गया। देन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे वैसे किसानों के लिए भी नए एवेन्यू खुल रहे हैं। आज अपने मोबाइल पे वो देख सकते हैं कब बारिश होगी, कब नहीं होगी,
हमारे यहाँ की सॉइल कैसी है, फसल का क्या हाल हो सकता है, कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी उगेगी, किस फसल के मंडी में क्या रेट चल रहे हैं। तो इससे एग्रीकल्चर में अगर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी अच्छे एवेन्यूज़ हो सकते हैं। सस्टेन डेवलपमेंट मीन्स एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान किया जाए। अभी क्या है, जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ होती हैं वो एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान करती हैं। सस्टेन डेवलपमेंट में हमको फार्मिंग करनी है, वो भी इको फ्रेंडली फार्मिंग करनी है, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह जो हमारे पेड़ पौधे पत्ते गिर जाते हैं, कट जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, या हमने जो फसल काट ली उसके बाद जो उसका रेजिड्यू रहता है उस सब को यूज़ करके ज़मीन में गाड़ के उससे फर्टिलाइज़र बनाना और उसको यूज़ करना, बजाय केमिकल फर्टिलाइज़र के। केमिकल फर्टिलाइज़र से बनी हुई जो फल सब्ज़ी होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं, और कई कंट्रीज़ में अब ऑर्गेनिक फूड पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से जो उगाए जाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल, उनके ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं। एक तो इकोनॉमिकल होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र आप नहीं यूज़ करते हो तो वो बचत होती है आपकी, इनकम जनरेशन होती है क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगे होते हैं। हेल्दी फूड होता है, जो आपका ऑर्गेनिक तरीके से उगा हुआ फूड है उसमें केमिकल्स नहीं होते। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं करता। ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है और ये इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। एक तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं, तो इसको हमने पॉपुलराइज करना है। देन इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इसकी मार्केटिंग में भी थोड़ी दिक्कत है, उसके चैनल्स नहीं हैं। देन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाए जाते हैं, वो केमिकल प्रोडक्ट की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ सकते, तो क्योंकि स्लो टाइम है उनके में तो महंगे होते हैं। उनका आउटपुट इस वजह से कम होता है क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते हैं, और उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है शॉर्ट होती है, मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो केमिकल से बने फल सब्ज़ी हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रह सकते हैं क्योंकि उनमें इस तरह का केमिकल डाला गया है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से बने हुए उगाए हुए फल सब्ज़ी हैं, उनमें कोई ऐसा केमिकल यूज़ नहीं होता, तो उनकी शेल्फ़ लाइन शॉर्ट होती है। देन लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे क्रॉप्स और सारे वेजिटेबल में नहीं हो सकता, तो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड चॉइस है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो ये आपका चैप्टर था रूरल डेवलपमेंट, कैसे गांव को डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या रोल है, फाइनेंस का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या चैलेंजेस हैं। हर चैप्टर की तरह मैं आपसे कहूँगा राधा बहुगुणा के एंड में या कोई भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए, हॉट्स क्वेश्चंस देखिए जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, देन यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये सारे देखिए और ठीक से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता।